नमस्कार प्यारे साथियों। लुसेंट जीएस में आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलता है। कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें 2 पार्ट की ज़रूरत पड़ेगा। रॉबर्ट क्लाइव, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मान लिया जाए कि इसका जो टाइम पीरियड हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें मतलब कि कौन सा सुधार किया, क्या कार्य किए, यही सब इसके बारे में पूछा जाता है। मान लिया जाए कि जैसे कि 1857 हुआ, क्वेश्चन देखे होंगे कि उस समय वायसराय कौन था, क्या क्या सुधार किया गया, महारानी विक्टोरिया जब बाद में आई क्या क्या हुआ नहीं हुआ, घोषणा पत्र, ये सब जो होता है, तो ये सब किसके टाइम पीरियड में हुआ, वही सब हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत हमें ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं और यहाँ से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, इसका टाइम पीरियड 1757 से लेकर के 60 तक रहा, ठीक है, और पुनः 65 से लेकर के 67 तक, यानी कि 2 कार्यकाल इसका हमें देखने को मिल रहा है। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। तो छपने वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत से एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को देख चुके होंगे। तो इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, देखिए यहाँ देखिएगा, राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले जो कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। देखिए कितना मतलब कि द्वैध शासन हमें देखने को मिल रहा है। जो भी राजस्व यानी कि रेवेन्यू का जो भी साधन है वो सब नवाब के हाथों में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, किसके नवाब, तो कंपनी का जो नवाब है उसके हाथों में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जो शासन चलाने की जिम्मेवारी दे दिया गया है, कहीं भी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रशासन किस प्रकार जनता का देख रेख करना है, ये सब किसके ऊपर दे दिया गया। तो जो शासक था, जो शासन, जो विदेशी जो मामले है, जो ये जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी किसके हाथ में आ गया था, तो नवाब के हाथ में आ गया था, मतलब कि जो राजा था उसको दे दिया गया था। ठीक है, तो राजस्व, जैसे कि राजस्व हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं, रेवेन्यू का साधन, सैनिक संरक्षण, यानी कि कहीं भी जो किसी भी देश का जो होता है रीड क्या होता है, तो सैनिक ही होता है, तो सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले, ये सब कंपनी के अधीन थे। ये सब किसके अधीन थे, तो ये कंपनी के अपने पास रखा हुआ था, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। तो यही क्या था, तो ये द्वैध शासन था। ठीक है, बाद में इसको देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त कर दिया जाता है। ये सब क्वेश्चन हमें महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। इससे पहले हमने क्या देखा था कि 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो 3 मतलब उसमें जो था 3 शक्तिशाली साम्राज्य जिसके बारे में बताए थे, उसका क्या हो गया था कि उसमें हार हो गया था। बता सकते हैं उसमें कौन था, तो देखिए एक उसमें बंगाल का जो नवाब था, क्या नाम था उसका, तो मीर कासिम था। ठीक है, उसके बाद में अवध का सुजाउद्दौला, और ये जो खुद जो मुगल सेनापति शाह आलम द्वितीय था, लेकिन बख्त खां के द्वारा इसका मतलब अति किया गया था। ठीक है, वो सॉरी वो 1857 का बख्त खां था। ठीक है, इसमें माफ कीजिएगा, इसका बख्त खां वो जफर का जो सेनापति था वो बख्त खां था। यहाँ 1764 है, ठीक है ना, तो ये संरक्षण में ले लिया शाह आलम द्वितीय की, इसमें तीनों का हार हो गया। तो इसके बाद में इस संधि का किसके साथ करना पड़ा था, तो अंग्रेजों ने किसके साथ, तो इलाहाबाद की संधि किया था, तो शाह आलम द्वितीय के साथ किया था, और संवैधानिक दखल देने का अवसर मिल गया। ठीक है, कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। क्या हुआ ना कि यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के नवाब मोहम्मद राजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं समझाएंगे, सिर्फ पढ़ाते चलते हैं क्योंकि बहुत लंबा है ये टॉपिक, बहुत ही इसमें समय लगेगा। जानते हैं कि आप लोग के अभी पास समय नहीं होगा, तो इसको दुगुना स्पीड में देख सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप 2 दीवान, ठीक है, तो बंगाल के लिए याद रखिए मोहम्मद राजा खां, और बिहार के लिए पूछा जाए तो राजा सिताब राय, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अन्य गवर्नर जो बेरेलस्ट 1767 से 69, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74 तक। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। देखिए वहाँ हमने क्या देखा था कि बंगाल के गवर्नर, ठीक है, इसमें देखिए बंगाल के गवर्नर था ये। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर अब क्या हो गया कि यहाँ देखिए कंपनी के अधीन गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि जो भी अंग्रेजी क्षेत्र था इसका क्या कहा जाने लगा, तो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित किया गया। ठीक है, मद्रास और बम्बई के गवर्नर इसके अधीन कर दिए गए। इसमें किसके, बंगाल के अंतर्गत मद्रास और बम्बई को भी मिला लिया गया, इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल
कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग्स बना। इसका टाइम पीरियड 1774 से 85, ठीक है। ये दो इसका भी कार्यकाल रहा था। तो वारेन हेस्टिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि अगर भारत के कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, और बंगाल का गवर्नर अगर पूछा जाएगा, देखिएगा उस पर ध्यान दीजिए, गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, लेकिन अगर इसमें गवर्नर जनरल दे देगा तो वारेन हेस्टिंग्स हुआ। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। ये कहाँ आया था? 1750 ईस्वी में कलकत्ता आया था, ठीक है। और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, ये क्या? कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85, इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके, जो कोषागार था, राजकीय कोषागार, ये देखे थे ना कि ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद गया था, तो वहीं पर राजकीय कोषागार था, तो इसको वहां से हटा करके कलकत्ता पुनः कौन लाया? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। 1772 में इसने प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और दीवानी यानी कि क्रिमिनल और जो सिविल जो कोर्ट होता है, इसका स्थापना किया। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित, जो इसका निरीक्षित होता था, किसके द्वारा था? फौजदारी जो था ये सदर निजामत अदालत द्वारा इसका निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत का अध्यक्षता करता था, तो दरोगा जो था इसका अध्यक्षता करता था। और जो दीवानी हो गया यानी कि सिविल अदालत में कलेक्टर का मुख्य न्यायाधीश होता था। जो सिविल होता था इसमें कौन होता था? तो जो कलेक्टर होता था वही इसका क्या होता था? तो मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, ठीक है, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। तो ये सब थोड़ा डीपली है, अंदर से है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, बस जो इंपॉर्टेंट है ऊपर का ही है, ठीक है। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। ये कहाँ किया गया? तो ये कलकत्ता में किया गया। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य, मतलब कि इसका नाम याद रखिएगा, राय रायन और कानूनगो को सलाह से न्याय करते थे। जो 2 सदस्य था, उसी सभापति और उसी काउंसिल का जो 2 सदस्य, राय रायन और मुख्य जो था इसका कानूनगो की सलाह से क्या करता था? तो न्याय करता था। सदर फौजदारी अदालतें नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेज दिए जाते था। जो अंतिम था यह सदर अदालत में भेज दिया जाता था। दीवानी मुकदमे में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून बना दिया गया था, जबकि फौजदारी मुकदमों में दोनों कानून जो था क्या, ये मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। जबकि जो फौजदारी होता था, मतलब कि क्रिमिनल जो केस अगर इसमें अगर ये सब होता था, तो इस पर वही कानून हिंदू और मुसलमान पर भी लागू किया जाता था, जो मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जो मुस्लिम पर लागू था। लेकिन दीवानी मामलों में और जातीय कानून, मतलब कि ये जो था ये अलग अलग था। हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुसलमान कानून लागू किया जाता था सिविल वाला में। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा बंगाल कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 1772 में किसके द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसके निर्देश पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर कंपनी को क्या किया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का नेतृत्व दिया गया। इसको आदेश मिला कंपनी को कि आप बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का जो है इसका मतलब कि प्रशासनिक जो है ये आप संभालिए। अब वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद राजा और सिताब राय को क्या कर दिया कि इस दोनों को पद से हटा दिया। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। इसको नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की जो विधवा था मुन्नी, उसका संरक्षण के लिए नियुक्त किया। 1775 में, यानी कि किसका, शाह आलम द्वितीय के देख रेख के लिए कहा जा रहा है। 1775 में मुन्नी बेगम को हटा करके मोहम्मद राजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1776 में मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। कब? तो 1776 में मनु स्मृति का अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से हुआ, तो ये कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। कब? तो 1776 ईस्वी में। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक जो है, और विलियम विल्किंस ने 1785 में श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो विलियम विल्किंस के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ये सब किसके टाइम पीरियड में हो रहा है?
तो हेस्टिंगस के समय में हो रहा है। हेस्टिंगस ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो ये सब लिख लीजिए, ये सब छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब पूछा जाता है, ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। देखिए 1781 में क्या हुआ कि मुस्लिम शिक्षा में विकास के लिए प्रथम मदरसा, पूछा जाए कहाँ, तो ये कलकत्ता में। ये सब किसके समय हो रहा है, तो वारेन हेस्टिंगस के समय। इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने, इसका मतलब किस जो क्या ना, ये इंपॉर्टेंट नाम है, जोनाथन डंकन ने बनारस में, कहाँ, तो बनारस में संस्कृत विद्यालय की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये पूछा जाए कहाँ, तो ये कोलकाता में हुआ था, ठीक है। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी, देखिए बम्बई में 1804 में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। 1804 में कहाँ, तो ये बम्बई में हो गया। और पूछा जाए तो 1823 में कहाँ, तो लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इसने मुगल सम्राट को जो 26 लाख रुपये जो वार्षिक मिलता था पेंशन, इसको बंद कर दिया। इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। तो किसके, वारेन हेस्टिंगस के समय में ही 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र, क्या नाम था इसका, तो द बंगाल गजट। इसका अगर किसके द्वारा इसका संपादक पूछा जाए तो जेम्स अगस्टस हिक्की, याद रखिएगा। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो आया था, इसके एक्ट के तहत कब, तो 1774 में कहाँ, तो कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब क्या होता था कि दोनों पक्ष इसमें सहमत हो, यानी कि जहाँ से जो आवेदन दे रहा है वो पक्ष और कलकत्ता पक्ष दोनों सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। कौन सा कानून, तो अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ये इंपॉर्टेंट है, जिसे 1782 में क्या हुआ कि इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंगस ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। इसको तो बंगाली जो नंद कुमार था, इस पर हेस्टिंगस पर आरोप लगाया हुआ था कि नवाब के पत्नी से ये घूस लिया है, ठीक है। तो इसी पर क्या किया गया कि झूठा आरोप लगा करके न्यायालय में से फांसी दिलवा दी गई था। इसको तो नंद कुमार को। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये पीछे देखे थे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब पढ़ रहे थे ये सब बता चुके थे, 1775 से 82। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, ये वारेन हेस्टिंगस के समय में ही लड़े गए। ये छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार लगाइए। पूछा जाता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन था, तो ये गवर्नर जनरल जो था ये कौन था, तो वारेन हेस्टिंगस था। ये इंपॉर्टेंट है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मतलब कि 1782 में ये पढ़ा चुके हैं सालबाई की संधि के द्वारा। और द्वितीय जो हुआ था ये मैसूर आंग्ल जो हुआ था ये मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के द्वारा ये क्या हुआ था, ये समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और यहाँ देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये मैसूर जो टीपू सुल्तान हैदर अली की इसमें मृत्यु हो गया था ना, उसके बारे में है ये, ठीक है। तो ये भी किसके समय में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंगस के समय में हुआ था। तो प्रथम अगर मराठा अगर पूछा जाए आंग्ल मराठा युद्ध का समाप्ति सालबाई की संधि 1782 में हुआ था। और एस बताए थे ना मराठा में जो मैसूर वाला था, तो मद्रास मैंगलोर की संधि, तो यही दिया जा रहा है कि मैंगलोर की संधि के द्वारा 1784 के द्वारा यह समाप्त हुए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंगस के समय ही पारित हुआ। देख रहे हैं कितना अधिक देखने को मिल रहा है वारेन हेस्टिंगस से, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही है, ठीक है। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। तो किसके समय, तो वारेन हेस्टिंगस के समय क्या हुआ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंगस ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय पदाधिकारी राय रायन की नियुक्ति किया, यानी कि जितना भी देख रेख होता था लगान का, इसके लिए राय रायन की नियुक्ति किया। इस पद को प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय अगर पूछा जाए तो दुर्लभ राय का पुत्र जो था राजा राजवल्लभ था, ठीक है, राजा राजवल्लभ था ये। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर के जब वारेन हेस्टिंगस फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया, परंतु 1795 में उसे क्या कर दिया गया कि सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया।
तो किसके द्वारा? तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी जो मुख्य सरिस्तेदार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनों को कानूनगोओं को कागज की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। इस पद पर अगर प्रथम नियुक्ति अगर देखा जाए तो किसका हुआ था? तो जेम्स ग्रांट की हुई थी। लेकिन अगर इसके देखा जाए कि हेस्टिंग्स के जाने के बाद इसका एक नवीन अधिकारी मुख्य जो सरिस्तेदार हुआ था, इसका नियुक्ति किया गया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग्स फेंस पॉलिसी जो होता है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सर जॉन मैफर्सन जो है, इसके समय अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो बस इसके समय एक ही है, बस एक याद रखिए, लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से 93 और 1805 ईस्वी। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए कार्नवालिस के समय, ठीक है। इसने भारतीय न्यायाधीशों के युक्त जिला फौजदारी अदालतों के समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें बनाई, ठीक है। जो भारतीय न्यायाधीशों की जो जिला फौजदारी अदालत था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले अदालत, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया। कार्नवालिस ने 1793 में, ये छपने वाला क्वेश्चन है, कार्नवालिस कोड का निर्माण करवाया जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनियमन के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया, ठीक है। उसका जो भी न्यायिक शक्ति था उसको ये छीन लिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से क्या कर दिया गया? तो वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। ये सब किसके समय हो रहा है? तो कार्नवालिस के समय। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंशी, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। जो भी ऊंचा पद था इस पर सब कौन रहते थे? तो अंग्रेजे का ही राज था, ठीक है। सेना में सूबेदार हो गया और जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर नहीं, डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 में, ये छपने वाला है, अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का मतलब कि 10/11 भाग कंपनी को, यानी कि 90% भाग किसको? भू राजस्व जो भी वसूलता था उसका 90% कंपनी को तथा 1/11 भाग यानी कि 10% भाग जमींदार अपने पास रख लेता था। स्टार लगा लीजिए इस पर। अस्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने बनाई थी। अगर इसका पूछा जाए ये क्या कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था? तो नहीं, इससे पहले भी ये किसके द्वारा? तो सर जॉन शोरिन के द्वारा ये बनाया गया था। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त को, परमानेंट सेटल जो होता है, ये लागू की गई। इसने जमींदारी भू राजस्व की दर तय करने के लिए इसमें क्या थे? तो स्वतंत्र थे। इसमें जमींदार जो थे भू राजस्व की दर तय करने के लिए क्या थे? तो ये स्वतंत्र थे। भू राजस्व वसूलने के अन्य 2 व्यवस्थाएं रैयतवारी और महलवारी थी। इसी का नाम है, मतलब आगे जो है, मतलब कि रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था, ये भी जो है ये भू राजस्व की ही 2 अन्य व्यवस्थाएं है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है रैयतवारी, तो ये 51% जो ब्रिटिश भारत जो था, जहाँ तक इसका राज शासन था, उसके 51% भाग पर यह लागू था। 1792 में रैयतवारी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? तो कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया। 1820 में व्यवस्था मद्रास में लागू कर दिया गया। कहाँ था? 1820 में मद्रास में। और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। वहाँ का गवर्नर कौन? तो मुनरो। तो पूछा जाएगा रैयतवारी व्यवस्था, तो इसको याद रखिएगा, कर्नल रीड और मुनरो के द्वारा यह शुरू किया गया था। पहली बार अगर इसको देखा जाए तो ये मतलब कि कहाँ हुआ था? तो मद्रास में इसको 1820 में, लेकिन सही 1792 में रैयतवारी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार इसको लागू किया गया था। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को, ठीक है। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दिया गया, बम्बई में भी लागू हो गया। 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन जो दक्षिणी भारत था और अन्य क्षेत्रों में
लागू कर दी गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं जो दिया गया है ये निम्न था। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था, मतलब कि रैयत मतलब किसान ही होता है, ठीक है। तो इसमें और वो जो अस्थाई बंदोबस्त था वो अलग था, और यहाँ रैयत मतलब किसान, तो इसमें किसान ही होता था जो टैक्स देने का कार्य करता था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वह भूमि का विक्रय कर सकते थे और गिरवी रख सकते थे। भूमि का इसमें जो स्वामित्व कौन होता था, तो किसान होता था। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी। अगर लगान नहीं दिया गया तो भूमि जब्त हो गया। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद क्या पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना पड़ता था, यानी कि 2 में 1 भाग जो है ये राजस्व के रूप में देना पड़ता था, जो धन के रूप में देना होता था, मतलब कि धन के रूप में देना होता था। महालवारी व्यवस्था, महाल मतलब क्या होता है, तो गाँव होता है। महल महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया का लंबरदार को राजस्व वसूलने का आधार बनाया, मतलब कि गांव के गांव मतलब कि मिल करके ही टैक्स वसूल करके दे दिया करता था। 1822 में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। कब? 1822 में। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भागों तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में ये लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया, मतलब कि पहली बार अगर देखा जाए तो मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया। किसमें? तब महालवारी व्यवस्था में। इस व्यवस्था का जन्मदाता जो हॉल्ट मैकेंजी था, यह इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, हॉल्ट मैकेंजी, महालवारी से, ठीक है। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने के बंदोबस्त के यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई, मतलब कि मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के द्वारा। लेकिन इसके जन्मदाता अगर पूछा जाए तो हॉल्ट मैकेंजी। लगान उत्पादन का 2/3 भाग था, मतलब कि 3 में 2 भाग देना पड़ता था। बाद में इसे घटा करके 1/2 भाग यानी कि 50% कर दिया गया। पहले काफ़ी अधिक था, ठीक है। भू राजस्व देखिए, इसमें जो दिया गया है जमींदारी प्रथा, रैयतवारी और महालवारी, तो ये पूछा जाता है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कथन और कारण दे दिया जाता है, तो उसमें से पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। ये दे दिया जाएगा कि जो जमींदारी प्रथा, अस्थाई बंदोबस्त, ये सब कितना पर? 19% भाग पर था ये, ठीक है। और रैयतवारी 51%, ये सब जो भी अंग्रेज के द्वारा जो जिस पर शासन किया जाता था उस पर। और महालवारी ये 30%, तो 19, 51, 30% ये याद होना चाहिए था। इसमें जो होता था, मुख्य जो होता था पक्ष इसका जमींदार के द्वारा, इसमें किसान खुद थे, और इसमें मुखिया या लंबरदार जो था, ठीक है। और लॉर्ड कार्नवालिस और जॉन शोर का नाम इसमें आता है जमींदारी में। रैयतवारी में रीड, टॉमस मुनरो और हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिमन बर्ड, ये सब के नाम याद रख सकते हैं। कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ये छपने वाला क्वेश्चन है। लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का क्या माना जाता है? तो जनक माना जाता है। आगे जो टाइम पीरियड है सर जॉन शोर का, इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। बस यही याद रखिए कि इसने मैसूर के प्रति जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई। कौन? तो सर जॉन शोर। इसी के दौरान, कार्यकाल के दौरान 1795 में बंगाल में नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या पर क्या कर दिया गया? अपराध इसको घोषित किया गया। लॉर्ड वेलेजली, तो वेलेजली की सहायक संधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सहायक संधि शुरू किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली के पूर्व, मतलब कि बेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। यह भी नाम इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए तो बेलेजली से पूर्व अगर भारत में सहायक संधि किसके द्वारा शुरू किया गया, तो वहाँ बेलेजली मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था इसके द्वारा यह शुरू किया गया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे कौन? तो हैदराबाद, मैसूर, HMT, याद रखिए। 3 को जो पूछता है क्रम अगर दे दिया जाए तो HMT, ठीक है, याद रखिए। तो हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया और तंजौर हो गया। तो हैदराबाद कब? तो 1798 में, और मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 में। ये सब इंपॉर्टेंट है। पेशवा दिसंबर 1802 में, और बरार और भोसले, ये सब पीछे देखे थे ना कि बाजीराव द्वितीय के द्वारा ये सब स्वीकार किया गया था। शायद नहीं पढ़ाए थे, अगर वो आगे होगा। बरार और भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी में ये किया था। बरार दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में, और अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर, ठीक है। तो ये सब याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसमें गलती नहीं कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। समझा दिए हैं बस, या तो हम करना अभी का आपका काम है।
तो ये यहाँ से क्वेश्चन रहता है, ये अगर पूछ दिया जाए, अगर यहाँ गलती कीजिएगा तो वो आपका गलती होगा। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जो इंदौर का जो होलकर था, ये सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। ये पूरा पढ़ा चुके हैं। कार्नवालिस के ही टाइम पीरियड में ये क्या हुआ था, मारा गया था टीपू सुल्तान। इसी के समय क्या कहा था कि कार्नवालिस कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। इसके शासनकाल के दौरान 1803 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया। मतलब कि जो शिशु का जो वध था, इसको क्या कर दिया गया कि दंड का प्रावधान कर दिया गया। इसी ने 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो बेलेजली के समय कब, तो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में जो नागरिक सेवा का जो भर्ती किया गया था, जो भी तो इसको युवक था, इसको प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए क्या हुआ कि चलता रहा। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलवरी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी खोला गया। इंग्लैंड में, जहां नव युवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था किया गया, ट्रेनिंग के लिए। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। कौन, तो बेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहा जाता था। लेकिन मैसूर का शेर अगर पूछा जाए तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान। ठीक है, तो बंगाल का शेर बेलेजली। लॉर्ड कार्नवालिस का 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। गाजीपुर में इसका समाधि है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। सर जॉन बार्लो 1806 में बेल्लौर में हुए सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। ये बेल्लौर जो पड़ता है मद्रास में, तो यहाँ 1806 में ये बेल्लौर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, इसके काल में महत्वपूर्ण घटना थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम, ये 1807 से 13 तक था। रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य जो 1809 में इस जो 25 अप्रैल अमृतसर का संधि हुआ था, इसमें जो मध्यस्थता था चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ था। इस समय जो था, अगर ये किसका मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ के समय किया गया था। लेकिन लॉर्ड मिंटो इस समय क्या था, ये मतलब कि गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंगस इसी के समय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, वारेन हेस्टिंगस अलग है और लॉर्ड हेस्टिंगस अलग है, इसमें ध्यान दीजिएगा। वारेन पूछा जाएगा तो वो 1784 जो देखे थे ना एशियाटिक सोसाइटी, ये सब, तो उसमें तो बहुत देखा पढ़े हुए हैं, बहुत देखे हैं ना। और ये लॉर्ड हेस्टिंगस था, 1813 से लेकर के 23, इसका 10 साल इसका टाइम पीरियड था। तो इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। कौन था मार्च 1816 ईस्वी में, 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध अंत हुआ। देखा जाए तो संगोली की संधि का मतलब कि 1815 में प्रथम बार ये अति हुआ था। ठीक है, लेकिन ये अंतिम रूप से जब इस पर जो हो गया, ये प्रभावी 1816 ईस्वी में हो गया, सुगौली की संधि। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंगस के समय 1816। अगर सीधे टाइम पीरियड पूछे तो 1816 लगाइएगा, जब प्रभावी हो गया था उस समय ही क्या ही पूछा जाता है। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारी जो था, इसका दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खान थे। तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो करीम खान और चीतू, ये सब किसका था, पिंडारियों के प्रमुख नेता। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंगस के लिए देख रहे हैं कि प्रेस पर लगे जो प्रतिबंध था, इसको समाप्त कर दिया और नए नियम बनाया। इसी के समय 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। ये जमीन से संबंधित था, तो ये इंपॉर्टेंट है। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 में लॉर्ड हेस्टिंगस के समय। आगे जो है लॉर्ड एमहर्स्ट है। इसके समय प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 1826 लड़ा गया। तो ये कब, तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय 1824 से 1826 में लड़ा गया। 1826 में बर्मा और अंग्रेज के बीच यानडूब की संधि हुई। कब हुआ, तो 1826 में। पूछा जाए किसके, तो वर्मा और अंग्रेजों के बीच में हुआ। कब हुआ था, और प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ। 1824 में जो
बैरकपुर में सैन्य विद्रोह था, ये इसके समय हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हमें देखने को मिला। एक बार देख लीजिए, इसमें से सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जहाँ बता रहे हैं छपने वाला है और जिस पर स्टार लगा दे रहे हैं, कम से कम उसको याद कर लीजिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका 1828 से 1835 तक इसका टाइम पीरियड रहा। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। ये इससे पहले ये मद्रास का गवर्नर था, ठीक है। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर बेल्लौर के सैनिकों ने क्या कर दिया था, तब विद्रोह कर दिया था। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, अब देखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, इसके द्वारा क्या हो गया, सबसे पहले हम क्या देखे थे कि बंगाल के गवर्नर, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके अंतर्गत बंगाल था, मद्रास था और चेन्नई, इस सबको इसमें क्या शामिल कर लिया गया। अब 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसके बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो ये कब देखने को मिला हमें, तो 1833 का। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। शायद पीछे भी दे दिया गया था कि भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, तो वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, एक सेकेंड वेट कीजिए, क्या दिया था। कंपनी के अधीन वारेन हेस्टिंग्स, कंपनी के अधीन, ठीक है, सही दिया है, कंपनी के अधीन, ये तो सही है। ठीक है, ठीक है। देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ, ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसके अब क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, पहले देखे ना कि बंगाल के सीधे गवर्नर होता था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल, मद्रास, चेन्नई को मिला दिया गया। अब क्या हुआ कि तीनों को अब क्या किया गया, इस प्रकार अब 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो था, इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और प्रथम जो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। ये सब याद रखिएगा। यहाँ बहुत ये सब जो क्वेश्चन है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है आगे पीछे, तो बस थोड़ा सा मतलब कि संयम रख करके और थोड़ा दिमाग लगा करके थोड़ा सोचिएगा। ऐसा जब प्रश्न आएगा तो उसको जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में यहाँ आते हुए भी गलत होने का चांस रहता है, ठीक है ना। इस पर थोड़ा समय ले लीजिएगा, तब जाकर के ऐसा जो क्वेश्चन होगा इस पर आंसर दीजिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अगर ये देखा जाए, प्रथम बार इसको बंगाल में लागू किया गया। 1830 में इसको मद्रास और चेन्नई में भी इसको मद्रास और चेन्नई तक ही है, मद्रास और बम्बई में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बना करके 1829 में धारा 17, कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है, धारा 17 ये सती प्रथा से संबंधित है, विधवाओं को सती होने का अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अकबर और मराठा इसके द्वारा भी किया गया था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा तथा को समाप्त कर दिया था। बेंटिक ने ठगी प्रथा, पूछा जाता है कि किसके सहयोग से, था कर्नल स्लीमैन की सहायता से। ये दोनों नाम याद होना चाहिए। ठग देवी काली की पूजा करते थे, किसका करता था ये छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। याद रहे तो अच्छा है, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। मैकाले की जो पूछा जाए तो ये किसके समय में हम पढ़ रहे हैं, तो विलियम बेंटिक के समय में पढ़ रहे हैं। तो मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। लॉर्ड मैकाले द्वारा क्या किया गया, तो कानून का वर्गीकरण भी किया गया। मैकाले किससे, तो अंग्रेजी शिक्षा से, ठीक है। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग और मध्य कचेर को हड़प लिया। या 1831 में मैसूर को और 1834 में कुर्ग जो कर्नाटक और मध्य जो कचेर था, इसको क्या किया, तो हड़प लिया। इसने भारतीयों के उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। भारतीय जो थे इसको अच्छे पदों पर ये नियुक्त किया बेंटिक।
इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपया प्रति माह जो क्या होता था, तो तनख्वाह मिलती थी। तनख्वाह देखिए कितना शुद्ध हिंदी है ये। अभी सैलरी, वेतन, तनख्वाह, ठीक है। इसके समय कंपनी ने 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया कि धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। तो यह काफ़ी अच्छा काम किया था। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया, ठीक है। तो शिशु बालिका की हत्या पर क्या हुआ, प्रतिबंध लगा दिया गया बेंटिक के द्वारा। चार्ल्स मेडकॉफ, इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया गया। बस इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। अगर इसे क्वेश्चन बनता है तो एक ही यह क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इसको याद रखिए, चार्ल्स मेडकॉफ, ठीक है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आगे जो है लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर के 1842 ईस्वी तक। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। इससे पहले आंग्ल वर्मा युद्ध देखे थे, कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। और ये आंग्ल अफगान है, अफगान जलेबी वाला। तो ये अफगान जो है 1839 से 42 ईस्वी में हुआ, यानी कि अफगानिस्तान से 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। ये इम्पोर्टेंट है, जो शेर शाह सूरी द्वारा जो शुरू अति किया गया था, इसका मरम्मत किसके द्वारा, तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा इसका क्या किया गया, तो मरम्मत कराया गया। कब, तो 1839 ईस्वी में। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद से ने प्रदान की कि आप जाइए, मतलब कि डॉक्टरी के लिए विदेश जा सकते हैं भारतीयों को, ये और विद्यार्थियों को ये अनुमति दे दिया गया। किसके द्वारा, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा ये प्रदान कर दिया गया। तो इसमें से अगर याद रखा जाए तो 2 ऐसे हैं जिसको याद रख सकते हैं, ठीक है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में, लॉर्ड ऑकलैंड, और ये जीटी रोड का जो मरम्मत कराया गया 1839 में। आगे जो है लॉर्ड एलन बरे 1842 से लेकर के 1844 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। तो इसके समय भी क्या हुआ कि जो आंग्ल अफगान युद्ध जो था ये इसके समय समाप्त हो गया। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो सिंध का विलय पूछा जाता है कि कब हुआ, तो 1843 ईस्वी में, ठीक है। इस समय भारत का गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो लॉर्ड एलिन बरो थे। तो ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया गया, तो इस समय इसको मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूछ था। इसके समय कौन कहा था, तब सिंध विजय की मतलब के विषय में नेपियर ने कहा था कि वो अफगानी तूफान की पूछ था। काफ़ी जल्दी इस पर विजय प्राप्त कर लिया था। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ, दास प्रथा एलन बरो के समय में, ठीक है। सब बढ़ो लेकिन दास न बढ़ो, ठीक है। तो मतलब कि दास प्रथा का मतलब किसका बढ़ावा ना मिले, तो एलन बरो, ठीक है। तो इसका दास प्रथा का उन्मूलन इसके समय में किया गया 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा, ठीक है। तो ये दास प्रथा अगर पूछा जाए तो 1833 का जो एक्ट 5 था इसके द्वारा। रविवार को छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में इसी के समय हुआ था, लॉर्ड एलन बरो के समय में ही हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग है 1844 से 1848 ईस्वी तक। ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी आता है, जिसका दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। लॉर्ड हार्डिंग के समय में इसका महत्वपूर्ण घटना दे रहा है कि क्या हुआ था, 1845-46 में जो हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये देखे थे, जिसमें अंग्रेज विजय हुआ। इसने नर बलि प्रथा का पर प्रतिबंध लगाया। तो हार्ड नियम मतलब कि किसके द्वारा, नर बलि मतलब कि नर मतलब कि मनुष्यों का बलि, ये कितना मतलब कि है, तो कोई हार्ड कदम ही इसके लिए उठाना पड़ेगा प्रतिबंध लगाने के लिए। तो इसने हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नरबली प्रथा पर क्या कर दिया गया, तब प्रतिबंध लगाया गया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 1856 तक, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध महत्वपूर्ण तो सभी है सर जी, पढ़ना तो सब पड़ेगा। इतना के बाद में घटना चक्र, उसके बाद में स्पेक्ट्रम, दृष्टि, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से पूछ दे कौन इंपॉर्टेंट है, लेकिन लुसेंट है, बता दिए हुए हैं कि कहते हैं कि 55 से 60% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है।
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन के विलय 29 मार्च 1849। ठीक है, ये सब किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 48 से लेकर के 49। देखे थे ना कि रंजीत सिंह जो था, दिलीप सिंह सॉरी, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, पंजाब का जो ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 को। जगत यानी कि विश्व प्रसिद्ध सिख साम्राज्य का जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। दिलीप सिंह के समय ही में ये भेज दिया गया था। जो द्वितीय मतलब अति हुआ था, सिख युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इस समय। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा डीपली हो जाएगा। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848, यह अनिर्णित रहा। दूसरा चिलियावाला का युद्ध, ये भी अनिर्णित रहा। देखिए यहाँ अनिर्णित दिया है, पीछे एक जगह जो दिया गया था इसमें अंग्रेजों की जीत हुई, उसको कटवाए थे, याद आ रहा है? तो ये और शेरसी नाम, ये सब मतलब कि लॉर्ड गफ, ये सब शेरसी, ये सब बताए हुए थे चिलियावाला का युद्ध। तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख क्या हुआ कि इसमें बुरी तरह से सिख पराजित हुआ था। हाँ, इसमें आ गया था, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, आंग्ल वर्मा देखिए प्रथम देखे थे और द्वितीय यहाँ है आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 में। लोअर वर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया, तो मिला लिया गया। डलहौजी के समय डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके 1850 में सिक्किम पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया, यह भी इम्पोर्टेंट है। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उसे क्या कहता कि छीनना था। तो इनाम कमीशन का स्थापना किसके द्वारा था? डलहौजी के द्वारा। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण बहुत याद किया जाता है, यानी कि अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य के विलय जो किए गए जो निम्न थे। तो यहाँ स्टार लगाइए, इसको याद कीजिए, ठीक है। नहीं याद है तो इसको याद कीजिए, जितना देर में याद हो, ये आपका काम है, इसको याद करना, स्टार लगा लीजिए। कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम सतारा 1848 में, ठीक है। जैतपुर यानी कि बुंदेलखंड और संबलपुर, देखिए जैतपुर और संबलपुर 1849 में। बघाट जो हिमाचल प्रदेश पर था 1850 में। उदयपुर जो मध्य प्रदेश है ये 1852 में। झांसी 1853 में। नागपुर 1854 में, ठीक है। और अवध 1856 में, ठीक है। अवध को कुप्रशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इस समय अवध का नवाब जो था वाजिद अली शाह था। तो अब ये देखिए, ये तो हो गया, समझा दिए, लेकिन अब याद कैसे किया जाए ये देखिए। तो सतारा, तो इसका एक टिडिक है SJS, ठीक है। बुझना VUJNA, ठीक है। यहाँ देखिए सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, संबलपुर हो गया, बघाट हो गया, उदयपुर हो गया, उसके बाद में झांसी हो गया, उसके बाद में ये झांसी हो गया, उसके बाद में नागपुर हो गया और अंत में अवध हो गया, ठीक है। तो जैतपुर SJS बुझना, ठीक है, VUJNA। इसके बाद में ये सबका याद होना चाहिए। बघाट जो है ये हिमाचल प्रदेश 1850, इसको थोड़ा अति कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 1856 अवध, ये 2, ठीक है। सबसे 48 में सतारा को। 1856 में ये अवध का कुप्रशासन का आरोप लगा करके ये कर लिया गया था। 18वीं शताब्दी में अवध राज का संस्थापक अगर देखा जाए तो शहादत का था, ये पीछे भी देख चुके हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए वीडियो ड्यूरेशन 1 घंटा रखेंगे, कम से कम एक घंटा ये बताएंगे, 1 घंटा में जहाँ तक चला जाए। 1856 में इसने तोपखानों को मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ हस्तांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। कब था? 1856 में। शिक्षा संबंधी कानूनों में सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, वुड डिस्पैच शिक्षा संबंधी जो सुधार था इसके लिए वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी यानी कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। अब आगे जो 1857 में देखे थे ना कि कौन आ गया था, तो लॉर्ड कैनिंग का समय आ गया था। तो 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी यानी कि कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षक निदेशक क्या किया गया, तो नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, इम्पोर्टेंट है। 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल
चलाई गई। ये तो सबको बच्चा बच्चा को ये क्वेश्चन याद रहता है, ठीक है, स्कूल पीरियड में ही इसको सिखा दिया जाता है। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। नया जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। डाक टिकट डलहौजी के समय, ठीक है। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। कौन? तो डलहौजी के द्वारा, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो है, सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक की सुविधा के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। ये सब किसके समय हो रहा है? तो डलहौजी के समय में हो रहा है। इसी के समय 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुआ था। ये 1853 में, जिस समय रेल चला था उसी समय तार सेवा जो टेलीफोन होता है कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। किसे? तो शिमला को क्या किया था? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। कौन? तो डलहौजी। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। मतलब कि क्या हुआ ना कि 53 में चार्टर एक्ट आया, इसके द्वारा कंपनी के जो संचालक मंडल से कंपनी के जो प्रशासनिक अधिकारी होता था इसको नियुक्त किया जाता था, इसका अधिकार क्या वापस ले लिया गया। अब कहा गया कि जो भी अधिकारियों का जो नियुक्ति होगा ये प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा की सफलता प्राप्त किया था। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये नाम याद रखिएगा। कब? तो 1863 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, जो भारत और लंदन दोनों स्थानों पर एक एक सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। ये कब किया गया? तो ये 1922 में किया गया। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत मतलब कि ये होता था, तो डलहौजी ने इसको नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। ये इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, यह भारत में कंपनी के द्वारा, मतलब कि भारत जो कंपनी जो नियुक्त करता था, जो कंपनी आया था इस 1856 तक भारत पर जो शासन करता था, इस समय किसका अधिकार हो रहा था? इस समय जो यहाँ अधिकार था ये कंपनी का था, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ से मतलब कि ब्रिटिश सम्राट का इस पर पूर्ण रूप से नहीं था। जो भी यहाँ का निर्णय लेता था वो कंपनी के द्वारा लिया जाता था। लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसके बाद में जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मतलब कि अब भारत पर राज करना उद्देश्य हो गया, मतलब कि जो यहाँ से जो राज करता था ये क्राउन अपने हाथ में ले लिया। तो इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। कौन? तो लॉर्ड कैनिंग, तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन। अब इस पर देखिएगा, प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय। तो वायसराय का टाइम पीरियड अगर अब देखा जाए तो ये कब से होने लगा? तो ये ब्रिटिश सम्राट के अधीन ये कार्य करना शुरू कर दिया था। भारत का प्रथम वायसराय जो बना ये लॉर्ड कैनिंग बना। और देखा जाए अगर क्वेश्चन देखिए, इससे दो क्वेश्चन, अगर अंतिम पूछा जाए अंतिम गवर्नर जनरल कंपनी का तो ये कैनिंग, वायसराय प्रथम पूछा जाए तो ये कैनिंग। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान दीजिएगा। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह, ठीक है, 1857 का इसी के समय में हुआ था। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे किसके? तो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। समझा दिए थे। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया। तो कब? तो 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अस्पतालत को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, तथा कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तब कब किया गया? तो 1862 ईस्वी में किया गया। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बना, ठीक है, ये इस पर ध्यान दीजिएगा। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, बना कैनिंग के समय। लेकिन कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना कब? था 1862 में हुआ। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अब आगरा में देखा जाए कि 4 साल बाद यानी कि 1866 में यहाँ हो गया। 1875 में इलाहाबाद इसका हस्तांतरित कर दिया गया।
इसका जो जिसे क्या है तो आगरा से इसको इलाहाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया। कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। तो किसके प्रयोग से? इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस पर काफ़ी योगदान दिए थे। तो कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय यानी कि जो 15वां द्वारा आर्टिकल जो नियम जो 15 था इसके द्वारा, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को वैध करार देते हुए मतलब वैध करार देते हुए पैदा होने वाले जो बच्चा था उसको क्या किया गया कि वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुई। तो याद रखिएगा, भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह जो हुआ ये कहाँ हुआ? तो ये कलकत्ता में हुआ। कब हुआ? तो 7 दिसंबर 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। पारित कब हुआ था? तो 56 में हुआ, लेकिन अगर प्रथम विवाह अगर देखा जाए तो 7 दिसंबर 1856 को किया गया। ठीक है, इसके लिए अगर कौन सा? तो 15 नियम जो है ये 15वां नियम है। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से क्या है कि वंचित नहीं किया जाएगा। कि अब धर्म अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो आपका जो पैतृक संपत्ति है उससे आपको अब वंचित नहीं किया जाएगा। ये भी हुआ कैनिंग के समय 1856 में। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहलाया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। देखिए, मुगल सम्राट के पद को कब? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा अब क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। मुगल अब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया और 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू किया गया। जो मैकाले जो था इसका दंड संहिता 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया, जिसके द्वारा जो प्रारूपित दंड संहिता था इसको कानून बना दिया गया। कब? 1858 में डलहौजी के द्वारा। और 59 में अपराध विधान संहिता क्या कर दिया गया कि लागू कर दिया गया। व्यापकत सिद्धांत यानी कि राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ कि जो राज का जो हड़प नीति था इसके कैनिंग के समय समाप्त कर दिया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली हो जो है ये लागू की गई। लॉर्ड एल्गिन इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसका क्या हो गया? तो मृत्यु हो गया। तो डलहौजी के समय जो भी देखे थे ये सब याद कर लीजिएगा। देखिए, ये तो निश्चित है कि एक बार देखने के बाद समझ आएगा कि कहाँ इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है, लेकिन याद लंबे समय तक रहे इसके लिए आपको एक बार खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लुसेंट लाइन बाय लाइन ये काफ़ी बोरिंग भी होता है। समझ गए कि पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है, इसमें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन याद करना पड़ता है। जो जितना लाइन देखिएगा उतना इसमें क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको महासागर नहीं कहा जाता है, लेकिन यही है कि बोरिंग है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, सरकारी नौकरी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। सिर्फ मेहनत करना है आपको, मेहनत कीजिए, मेहनत करते रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। किसका? तो लॉर्ड एल्गिन का। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। आगे जो है लॉर्ड लॉरेंस है, इसने शानदार निष्क्रियता के नाम ये अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। भूटान में ब्रिटिश साम्राज्य का पर आक्रमण किया। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर क्या किया? आक्रमण किया। अफगानिस्तान ने के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। जो इम्पोर्टेंट होगा आप देखते हैं। अकाल पड़ा था इसके समय, लॉर्ड लॉरेंस के समय में इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया। 1865 में इसके द्वारा भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ शुरू। ये देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1865 में इसके द्वारा भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ जो सेवा है ये शुरू किया गया। कब? तो लॉर्ड लॉरेंस के समय में। आगे जो है लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड है 54 1 घंटा के करीब। देखते हैं लॉर्ड मेयो है, इसके बाद में लॉर्ड नॉर्थब्रुक है। 5-6 मिनट है, जहाँ तक हो सके 1 घंटा रखते हैं। लॉर्ड मेयो है। लॉर्ड मेयो ने अजमेर को में 1872 में
मेयो कॉलेज की स्थापना की? कौन? तो लॉर्ड मेयो। 1872 में कृषि विभाग की, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में कृषि विभाग की स्थापना किया गया। ठीक है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो है तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ। ये क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए, ये छपता है क्वेश्चन। ठीक है, ये छपने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, छपेगा। ठीक है, इसे छपने वाला क्वेश्चन है। लॉर्ड मेयो के समय अगर देखा जाए तो जनगणना से ही अधिक पूछता है। लेकिन एक दो पॉइंट और है। मेयो कॉलेज अजमेर में 1872 में, कृषि विभाग 1872 में, और ये भी जो भी है ये देख रहे हैं कि जनगणना ये भी 1872 में। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर के इसकी क्या कर दिया? तो हत्या कर दिया गया। जो पोर्ट ब्लेयर है यहाँ पर इसका हत्या कर दिया गया। लॉर्ड मेयो का समय में जो भी हुआ ये सब 1869 में जो भी कार्य किया ये सब 72 में। ठीक है, और 72 में चलता भी बना। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पोर्ट ब्लेयर में किसकी हत्या कर दिया गया? तो लॉर्ड मेयो का हत्या कर दिया गया। आगे जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तक, इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर क्या मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कहा था क्या कि मेरा जो उद्देश्य है करों को हटाना है, मतलब कि जो और अनावश्यक वैधानिक जो कार्रवाई है इसको बंद करना है। अच्छा सोचा था। पंजाब का प्रसिद्ध हुक्का आंदोलन जो था ये इसी के समय में हुआ था। हुक्का आंदोलन जो पंजाब का, इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में क्या हुआ कि वृद्धि हुई। स्वेज नहर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में, इसका 1869 में इसका देखे थे ना क्या हो गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका क्या हुआ कि ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही ये खुल गया। ठीक है। आगे जो है लॉर्ड लिटन है, ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। कौन? तो लॉर्ड लिटन। 1876 से 1880 तक इसका टाइम पीरियड है। साहित्यावकाश में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। इसे किसे? तो लॉर्ड लिटन को जाना जाता है, ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में क्या हुआ कि भयंकर अकाल पड़ा। अकाल तो लगातार देख रहे हैं। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की गठन किया। तो ये इम्पोर्टेंट है। अकाल आयोग 1878 में किसका? तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में लिटन के समय में ये किया गया। इम्पोर्टेंट है। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। कैसर-ए-हिंद की उपाधि से कब? तो 1 जनवरी 1877 को। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कैसर-ए-हिंद की उपाधि सम्मानित दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1 जनवरी 1877 को। मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इसको पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब लिटन के समय में हुआ है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय में। टाइम भी पूछा जाता है, तो 1878 ईस्वी। विशेष का राष्ट्रवादी जो समाचार पर सोम प्रकाश जो था, इस पर इसका क्या करना था? पर इसको प्रतिबंध करना था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी क्या है कि संपत्ति जब्त कर लेगी। पायनियर अखबार ने जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो पायनियर अखबार था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का क्या किया था कि समर्थन किया था। इसको काफ़ी टक्कर मिल रहा था सोम प्रकाश से, जिससे जिसको टक्कर मिलेगा और अगर उस पर किसी के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो वैसे भी वो खुश हो जाता है। तब पायनियर अखबार इससे बहुत खुश हुआ कि अच्छा हुआ कि मतलब कि सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लग गया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत शस्त्र रखने पर व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। यानी कि बंदूक, गोला बारूद, अगर ये सब बंदूक अगर रख रहे हैं तो इसके लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा, देखिए डलहौजी क्या कर दिया गया था तो 19 से 23 किया था। एक छुट्टा फिर क्या कर दिया गया कि हटा करके 19 कर दिया। ठीक है, इसने अपनी सेवा में अधिकतम जो आयु था ये 19 से 21 से घटा करके 19 कर दिया गया है। इसको गलियाए हैं, जानते हैं क्यों?
क्योंकि 19 वर्ष इसलिए कर दिया, इसका मानना था कि इसमें कम से कम भारतीयों के इसमें शामिल होने का मौका मिले। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष की गई थी। 1859 में आयु को घटा करके 22 वर्ष और 1866 में घटा करके 21 वर्ष किया गया था। ठीक है, तो ये सब लॉर्ड लिटन का देख लिए। लॉर्ड रिपन, 1 घंटा हो गया। हाँ, रिपन के बारे में अधिक है, रहने देते हैं। लॉर्ड रिपन से जो आगे का है ये कल के वीडियो में पढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए आप सबसे फिर कहना चाहेंगे, इसको देखने के बाद एक बार क्या कीजिएगा कि आप खुद से अगर सही में सीरियस है तो इसको एक बार खुद से फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ समझाना था वहाँ वहाँ समझा दिए हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बता दिए हैं। ऐसे जो समझाए हैं उससे भी तो याद हो जाएगा, लेकिन आपको खुद एक बार पढ़ना पड़ेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। हाँ, बता दें 5 तारीख से, ठीक है ना, 5 जुलाई से, 5 जुलाई से पहले तक इसको समाप्त कर देंगे। जो भी है जितना जल्दी हो सके, जितना फास्ट हो सके इसको पूरा को मतलब कि इसको समाप्त कर देंगे। देखिए, क्योंकि जो बीपीएससी जो एसआई का जो एग्ज़ाम ये जो अभी होने वाला है मद्य निषेध और एसडीएफएसओ का, ये 15 तारीख के इसका एग्ज़ाम है। ठीक है ना, तो 15 को एग्ज़ाम है, तो इसमें अभी इसको आधुनिक भारत का है यहाँ तक समाप्त कर देते हैं। उसके बाद सिर्फ जो चलाएंगे ये मतलब कि जो करेंट अफेयर्स है, एडिटोरिया बोल रहे हैं, उत्कर्ष का गौरव सर वाला, अच्छा खासा उसमें जो भी रहेगा उसको मतलब कि उसको भी सुपर फास्टे कराएंगे एक दिन में। ऐसा नहीं कि ये 180 पेज है, 10 दिन का समय बचेगा उसके बाद तो उसमें भी फास्टे डिवीजन होगा, लेकिन लाइन बाई लाइन। हाँ, उसमें जहाँ टिडिक की भी ज़रूरत होगा टिडिक से भी समझा देंगे, क्योंकि करेंट बहुत बड़ा योगदान रखेगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।